प्रणाम। मेरा नाम डॉक्टर महेश कृष्णमूर्ति है। सबसे पहले मैं चाहता हूं कि इस गुरु पूर्णिमा के अवसर पर सारे गुरुओं को मेरा सादर प्रणाम करता हूं। आज का विषय है नाड़ी परीक्षा। नाड़ी परीक्षा मैं कई सालों से 13-14 सालों से मैं नाड़ी परीक्षा को सिखाने का प्रयास कर रहा हूं और इसी दौरान मैंने कई ऐसी कठिनाइयां झेली हैं इस सिखाने के तौर पर कि मैं इसको आपके सामने पेश करना चाहता हूं और कई चीज़ों आपसे मैं शेयर करना चाहता हूं आज, जैसे कि इस आधुनिक समय में नाड़ी परीक्षा का क्या महत्व है। ताज्जुब की बात यह है कि आजकल आयुर्वेदिक संस्थाओं में नाड़ी परीक्षा सिखाया नहीं जाता और अभी इस कोरोना वायरस के अवसर पर भी एक और ताज्जुब की बात है कि आयुष मंत्रालय है, सब कुछ है, लेकिन आयुर्वेद का कोरोना वायरस के ट्रीटमेंट में कोई स्थान नहीं है। कहीं इधर उधर छोटे मोटे कहानियां उभर रही हैं जहां पर कई लोगों का यहाँ पर आयुर्वेद की चिकित्सा के द्वारा लोग कोरोना के व्याधि से उपाय पाए हैं और ठीक हुए हैं, लेकिन ये एक मेन स्ट्रीम में नहीं आया है। तो इस दौरान ये समय उठता है कि नाड़ी परीक्षा इसमें क्या महत्वपूर्ण रखता है, खास करके एक शरीर व्याधि और उपाय को लेकर इसका महत्व क्या है। और इतने सारे टेस्ट वगैरह आजकल आधुनिक की ये मशीनें तैयार हो गई हैं और अभी नाड़ी परीक्षा का मशीन भी तैयार हो गया है। कई मशीनें हैं जो समाज में बिक रही हैं और कई डॉक्टरों भी इसके इस्तेमाल कर रहे हैं, इतना कि कई यूनिवर्सिटीज भी इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन इन सबों में नाड़ी परीक्षा का आज भी इतना वैल्यू क्यों है, इसके बारे में मैं आपसे थोड़ा बहुत शेयर करना चाहता हूं। सबसे पहले नाड़ी परीक्षा के बारे में थोड़ा बहुत मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं। आपने पढ़ा है आयुर्वेद के डिग्री के दूसरे श्रेणी में आपने पढ़ा है कि नाड़ी परीक्षा ऐसा है, शारंगधार संहिता में नाड़ी परीक्षा का वर्णन हुआ है। वैसे नाड़ी परीक्षा को लेकर कई सारे महंत हैं जिन्होंने नाड़ी परीक्षा के बारे में काफी कुछ काम किए हैं, जैसे कि प्राचीन समय में रावण नाड़ी है और फिर कनाद नाड़ी है, अगस्त्य नाड़ी है और फिर शारंगधार संहिता में उसका वर्णन किया है। और आधुनिक समय में भी कई ऐसे महान हस्तियां हैं जिन्होंने नाड़ी परीक्षा के बारे में काफी काम कर चुके हैं, जैसे सत्यदेव वशिष्ठ गुरु थे, वो बहुत अच्छे काम किए हैं नाड़ी परीक्षा के बारे में। फिर भी नाड़ी परीक्षा एक ऐसे अनोखा एक विद्या रह गई है जो लोग आसानी से पा नहीं सकते हैं। तो मेरा ये मैं कहूँगा कि ये मेरा सौभाग्य की बात है कि नाड़ी परीक्षा ने मुझे चुन लिया इस विद्या को आगे बढ़ाने के लिए। तो सबसे पहले मैं आपसे ये शेयर करना चाहता हूँ नाड़ी परीक्षा के बारे में। आप सब जानते हैं कि नाड़ी परीक्षा दोष का परीक्षा है, यानी कि सारे दोषों को हम जान सकते हैं। और जब मैं लोगों से आयुर्वेदिक जो वैद्य हैं, वैद्यगण से, जो नए पीढ़ी के वैद्यगण हैं और पुराने भी, जिनसे मैं ये बातचीत करता हूँ, ये सलाह विमर्श की बात करते हैं, तो फिर लोग कहते हैं कि अरे निदान चिकित्सा है, नाड़ी परीक्षा, सिर्फ नाड़ी परीक्षा से हमें काम नहीं चलेगा। निदान चिकित्सा है, अष्टविधा परीक्षा है, इससे भी हम सारे लक्षण का पता कर सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ नाड़ी परीक्षा को लेकर हम आगे नहीं बढ़ सकते। क्या ये सत्य है? क्या ये सत्य है? क्या नाड़ी परीक्षा सिर्फ एक ऐसी चिकित्सा है जिसका मूल्य सिर्फ एक ऑप्शन है? क्या यह है कि इसकी बिल्कुल जरूरत नहीं है? क्या ऐसा है कि सिर्फ चाहे तो हम सीख सकते हैं? तो फिर ये नाड़ी परीक्षा आया ही क्यों इस दुनिया में?
पुराने जमाने में कहते थे वैद्य नारायणो हरि ही। इसका एक कारण होना चाहिए। मैं कई ऐसे अनुभव आपसे शेयर करना चाहता हूं जिससे यह साबित हो जाएगा कि नाड़ी परीक्षा की आवश्यकता क्यों है। तो सबसे पहले मैं आपसे यह शेयर करना चाहता हूं कि नाड़ी परीक्षा का महत्व क्या है। हमारे आयुर्वेदिक वैद्य गण में नाड़ी परीक्षा का इतना महत्व क्यों है। सबसे पहले एक चीज है कि हम ये दोषों के हिसाब से ही हम सारे हमारा जो संप्राप्ति है दोषों के हिसाब से होता है, जो प्रोग्नोसिस है पूरा दोषों के हिसाब से होता है। और जब हम वात दोष के कारण जानना चाहते हैं, जैसे कि कोई वात दोष है, उभरा हुआ जो लक्षण है उसको अगर जानना चाहते हैं, तो अगर आप एक मरीज से पूछेंगे कि व्याधि क्या है जिसका वात का प्रकोप हुआ है, सबसे पहले उसका समस्या है कि क्लैरिटी ठीक तरह से बता नहीं पाएगा। और जो कुछ भी मरीज बताता है उसको लेकर अगर आप उसको सत्य मानकर अगर आप ट्रीटमेंट शुरू करेंगे तो उसका नतीजा यह भी निकल सकता है कि ट्रीटमेंट गलत हो जाए। मैं आपको एक अनुभव बताता हूं। एक मरीज आया था, उसका श्वास रोग के कारण आया मेरे पास। और जब वो आया श्वास रोग को लेकर, यह 14 साल का लड़का, उनके माताजी और पिताजी दोनों पढ़े लिखे हैं, अच्छे काम में हैं, और पढ़े लिखे होने के नाते उन्होंने कई सारे वैद्य के पास ले गए, आयुर्वेद के वैद्य के पास ले गए, एलोपैथी के डॉक्टर के पास ले गए, होम्योपैथी डॉक्टर के पास ले गए। और जहां भी उन्होंने ट्रीटमेंट दी, जब तक वो ट्रीटमेंट का समय, जब तक वो दवाई लेते रहा, तब तक उसका ये जो श्वास रोग है वो एक नियंत्रण में था। लेकिन जब ये दवाई खत्म होने को आया तो फिर से ये श्वास रोग बढ़ने लगा। तो तंग आ गए कि ये बच्चे को कब तक हम ये दवाई देते रहें, कब तक ये लड़का ये दवाई लेते रहेगा। तो इसी दौरान किसी ने उनसे कहा कि यहां पर हैं जो नाड़ी देखते हैं, आप इनके पास चले जाइए। तो उन्होंने मेरे पास आए, तो नाड़ी पे उंगलियों को रखने के तुरंत बाद यह पता चला कि बच्चे के दिमाग में बहुत कमजोरी है, यानी कि साम गति चल रही है मनस में। जब मनस में साम गति चलती है तो दुख का ये एक लक्षण है। और दुख के दो ही कारण हो सकते हैं, या तो घरेलू मामले से, या फिर लड़का स्कूल जाता है तो स्कूल पे हो सकता है, या फिर दोस्तों के साथ हो सकता है। लेकिन जब वो 11 साल का है तो दोस्तों को लेकर इतना दुख तो हो नहीं सकता, क्योंकि लड़का है, आज झगड़ लेंगे फिर दोस्ती मोड़ लेंगे। और घर का माहौल अच्छा है, माँ बाप दोनों वहां पर उपस्थित हैं, दोनों के भाव अच्छे हैं, तो फिर ये समस्या किधर है। तो जब ये नाड़ी परख कर देखा तो पता चला कि बच्चे के दिमाग में दुख है। तो मैंने इसको इसकी कक्षा को लेकर कोई समस्या समझकर मैंने इसे पूछा, स्कूल में क्या हुआ। तो बच्चे ने मुझसे उल्टा सवाल पूछा, आपको कैसे मालूम हुआ। तो इसी को लेकर आगे बढ़े, बच्चे की मेरे से दोस्ती हो गई, और फिर इसके दवाई के अलावा मानसिक चिकित्सा शुरू हुआ। जैसे कि इसका स्वाभिमान पे बहुत ठोस पहुंचा था, क्योंकि इसने कोई ऐसे हरकत की स्कूल में जिसकी वजह से इसके सारे कक्षा के सारे छात्रों के सामने इसकी बेइज्जती हुई, और इसका मानसिक जो अवस्था थी वो दुख में बदल गया, और उसी को सोच सोच कर इसका श्वास रोग बन गया। तो आप आयुर्वेद में देखेंगे कि ये संप्राप्ति में संचय सबसे पहला श्रेणी है। संप्राप्ति में संचय सबसे पहला श्रेणी है। तो संचय कहां पर होता है? संचय होता है मनस में, और इस मनस में संचय होने के कारण कई हैं। एक कारण है प्रारब्ध कर्म, यानी कि मुझे क्यों हो रहा है
ऐसे समस्याएं मुझे ही क्यों हो रहे हैं, मैं क्यों सफलता नहीं पा सक रहा हूं। तो ऐसे ख्यालों को लेकर आदमी दुखी या क्रोधी या भय की अवस्था में पहुंचकर व्याधियों का संचय हो सकता है। दूसरा कारण है कि वो लापरवाही हो जाए। लापरवाही होने के कारण अपना शरीर का ख्याल नहीं रख रहा है, अपना मानसिक संतुलन नहीं बना के रख रहा है, अपने स्वाभिमान को खो रहा है और दूसरों के बातों को सुनकर निर्णय ले रहा है, जिसकी वजह से ये दुख या क्रोध या भय के कारण फिर लक्षण उभर सकते हैं। और तीसरा कारण है प्रज्ञापराध, यानी कि जानबूझकर गलती करना। ये तीन लक्षण, ये तीन कारणों की वजह से शरीर में व्याधियां उभर सकती हैं। अब जब भी आप निदान करते हैं और जब भी आप देखते हैं कि स्थान संश्रय, जहां पर दोष के पूर्व रूप दिखने लगते हैं, यह स्थान संश्रय में होता है, यानी कि इससे पहले का जो कुछ भी व्याधियों को उभरने का लक्षण है वो सब हमें पता नहीं चलता। हमें सिर्फ व्याधियों का पूर्व रूप पता चलता है, लेकिन इसमें हमें बहुत सारे ट्रीटमेंट्स करने होंगे। लेकिन अगर आप मूल कारण जानना चाहते हैं, तो इसका सिर्फ एक ही उपाय है, और वो उपाय है नाड़ी परीक्षा। क्योंकि नाड़ी परीक्षा में हमें यह पता चलता है कि मनस में क्या हो रहा है, भावनाओं में क्या हो रहा है। जब हम मनस की बात करते हैं, हम यह भी पता कर सकते हैं कि इस मरीज के सबकॉन्शियस में क्या रहा है, यानी कि इसके पूर्व, इसके हमारे यहां पर आने के पूर्व इसकी जिंदगी में क्या घटनाएं घटी हैं, जिसकी वजह से क्या भावनाएं उभरी हैं। अक्सर मैं देखता हूं कि 80% से ज्यादा लोग सिर्फ मानसिक के कारण, मनस के कारण की वजह से ही उनके शरीर के रोग की उत्पत्ति हुई है। तो आयुर्वेद के तहत जो ट्रीटमेंट है, उस ट्रीटमेंट दो तरह के होते हैं। एक तरफ हम शरीर के जो कुछ भी व्याधियां हैं उनको ठीक करते हैं, और दूसरी तरफ हम उसके जो कारण है, मूल कारण है, उनकी हल करना है, उन समस्या को हल करना है। अगर मूल कारण में हमने वहां पर ठीक कर दी तो फिर रोग अपने आप गायब होने लगता है। यही माधव निदान में लिखा है। तो इसको ठीक तरह से करने के लिए सबसे उत्तम तरीका है नाड़ी परीक्षा। कई ऐसे समस्याएं हैं मेरे पास जहां पर कोई भी मॉडर्न डायग्नोसिस आपको इसका कंक्लूजन नहीं दिला पाएगा। तो इसका कंक्लूजन आपको स्थान संश्रय में भी नहीं मिलेगा। जैसे कि चेन्नई ने लोगों ने मुझे बुलाया, चेन्नई ने एक परिवार ने मुझे बुलाया नाड़ी परीक्षा करने के लिए, एक लड़के की नाड़ी देखने के लिए। इस लड़के के पैर कमजोर हैं, तो यानी कि पता चला है कि अपान वायु कमजोर है और व्यान वायु कमजोर है, इसीलिए पैर कमजोर है। तो उन्होंने कहा कि पैर कमजोर है, आप जरा इसको देखिए और बताइए कि इसका उपाय क्या है। हम आयुर्वेदिक चिकित्सा कर रहे हैं, इसके पैर की मालिश वगैरह कर रहे हैं, इतना खास फर्क नहीं आया है, आप कृपया आके देखिए। तो मैं बेंगलुरु से चेन्नई गया, कोई रिश्तेदार मुझे वहां पर ले गए, और फिर जब मैंने इस लड़के के नब्ज पे अपनी उंगली रखी तो तुरंत मुझे पता चला कि इस बच्चे के जन्म को लेकर कोई समस्या खड़ी हुई है। तो वहां पर बच्चे के पिताजी और उनके रिश्तेदार वगैरह बैठे थे। मैंने उनसे पूछा कि बच्चे को जन्म के लेकर क्या कोई समस्या हुई थी? तो उन्होंने कहा नहीं, नॉर्मल डिलीवरी। तो फिर मैं सोचा कि शायद मैं गलत हूं, तो फिर से मैंने नब्ज पे अपनी उंगली रखा। फिर वही मुझे पता चल रहा है कि बच्चे को जन्म के लेकर कोई समस्या है। तो मैं उनसे कहा कि बच्चे के मां को बुलाइए। तो मां रसोई में थी, मां आई, और फिर मैंने उनसे जब पूछा कि बच्चे को जन्म को लेकर क्या कोई समस्या था, तो उन्होंने कहा जी हां,
बच्चे का सर बाहर निकल रहा था, इतने कि नर्स ने बताया कि बच्चे को कोख में रोक लीजिए, सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट अभी आए नहीं है। नतीजा यह हुआ कि बच्चा कोख में 90 सेकेंड उन्होंने जबरदस्ती ठहराया और फिर पता चला कि बच्चे के सिर्फ पैर ही कमजोर नहीं है, उसके बोलने में भी कोई दिक्कत है, यानी कि प्राणवायु अपानवायु दोनों में समस्याएं हैं। ऐसे जो डायग्नोसिस है आपको नाड़ी परीक्षा के अलावा कहीं और नहीं मिलेगी, कहीं भी नहीं मिलेगी आपको। ऐसे मेरे पास इतने सारे अनुभव हैं जिसको लेकर हम यह बता सकते हैं कि नाड़ी परीक्षा का इतना अमूल्य है और इसका आज भी इस आधुनिक समय में भी यह इतना महत्व स्थान रखता है कि कोई भी डायग्नोसिस में आप देखेंगे कि जहां पर मॉडर्न डायग्नोसिस कोई कंक्लूजन नहीं कर सकता, वहां पर नाड़ी परीक्षा अवश्य आपको एक कंक्लूजन दिलाएगा, आपको बताएगा कि यह मूल कारण क्या है और यह भी बताएगा कि इस समस्या का समाधान क्या है। अभी जहां पर अगर बच्चे हैं जो यहां पर पढ़ रहे हैं, तो मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। अक्सर मैं कई सारे आयुर्वेदिक कॉलेजेस में गया और वहां पर काफी हद तक मुझे पता चला कि वहां पर छात्र जो बीएमएस पढ़ रहे हैं वो इसीलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि उनको एमबीबीएस का डिग्री नहीं मिला, एमबीबीएस का सीट नहीं मिला, तो बीएमएस आ गए क्योंकि उनको डॉक्टर बनना है। और कई मैंने ऐसे गोल्ड मेडलिस्ट आयुर्वेदिक डॉक्टर से मैं मिला हूं जिनसे कोई भी एक लक्षण को लेकर, व्याधि के लक्षण को लेकर अगर मैं सवाल पूछता हूं तो पूरे ग्रेस एनाटॉमी देते हैं। तो फिर मैं पूछता हूं भाई साहब ये आयुर्वेद की क्लास है, एलोपैथी की क्लास नहीं है, आप कृपया मुझे आयुर्वेद की तौर से लक्षण के संप्राप्ति बताइए कि यह लक्षण उभरा कैसे, उसका पूर्व रूप क्या है और इसका जो प्राइमरी कॉज वो क्या है, कुछ नहीं बता सकते। तो इन छात्रों से मैं ये कहना चाहता हूं कि नाड़ी परीक्षा ऐसे एक विद्या है, यह विज्ञान है। तो नाड़ी परीक्षा में होता क्या है, यह सबसे मुख्य सवाल है। होता क्या है? हमारे शरीर में पंचवायु है, 10 वायु है, इसमें पंच प्रमुख तौर से हम इसको पढ़ते हैं, प्राण, अपान, उदान, समान और व्यान वायु। और व्यान वायु जो है हमारे शरीर में सारे उंगलियों में, हमारे हाथों में, बाहों में, सब जगह व्यान वायु चलती है। नाड़ी परीक्षा है व्यान वायु को पहचानना। हम वायु को भगवान के दूत मानते हैं, तो व्यान वायु क्या करता है कि हर जगह मंडराता रहता है, वायु हर जगह मंडराता रहता है शरीर में, और ये शरीर में जो कुछ भी हो रहा है उस सारों का जो समाचार है इसको लेकर घूमता है। तो जब हम नाड़ी को, अपने उंगलियों को नाड़ी पे यानी कि रेडियल आर्टरी नब्स पे हम अपने उंगलियों को रखते हैं, तो हम सबसे पहले हम इस व्यान वायु को पहचानते हैं। व्यान वायु को पहचानने से हमें इन सारे जो लक्षण उभर रहे हैं उनका जो कुछ भी संचय, प्रकोप, प्रसर, स्थान संश्रय, व्यक्त भेद, सारे लक्षण जो हैं संप्राप्ति के, आपको वो एकदम स्पष्ट आपके सामने आएगा। मैं करीब 17 से 19 साल तक मैंने नाड़ी परीक्षा पे काम किया है और किया है कि हर एक व्याधि का, जैसे कि विकृति में क्या हो रहा है, इनकी प्रकृति क्या है, पूरा मैंने डॉक्यूमेंट किया है। बल कितना है, वेग कितना है, और इसमें दोष क्या है, साम गति है, निराम गति है, इसमें क्या क्या लक्षण है,
सारों को मैंने डॉक्यूमेंट किया है, इसीलिए ये पता करने के लिए कि मैं 10 साल पहले जहां पर था, जो लक्षण को मैं देख पा रहा था, आज मैं कितने लक्षणों को देख पा रहा हूं और कितना गहराई पे जा रहा हूं। नाड़ी परीक्षा एक ऐसी साधना है जिसको करने से आप इतने एक वैध होने के नाते आप इतने गहराई में पहुंच जाएंगे कि लोग आपके उपस्थिति में आने के तुरंत बाद वो मरीज ठीक होने लगेगा। बोलते हैं अंग्रेजी में, योर प्रेजेंस इज द हीलिंग, यानी कि आपके उपस्थिति में लोग ठीक होने लगते हैं। फिर आप जो कुछ भी दवाई देते हैं वो दवाई उनके लिए अमृत बन जाता है। यह अक्सर मेरे साथ ये अनुभव होता है। कई साल पहले एक औरत आई थी और उनका उदर रोग था, विषमाग्नि, और मैंने नाड़ी देखा। नाड़ी देखने के बाद मैंने कहा कि मैं आपको ट्रीटमेंट का जो है मैं आपको व्हाट्सएप में भेज देता हूं। उन्होंने कहा ठीक है, चली गई। फिर पौने घंटे के बाद उन्होंने फोन किया और उन्होंने कहा, डॉक्टर साहब ये आपने क्या कर दिया? तो मैंने पूछा मैंने क्या किया? फिर उन्होंने कहा कि आपने नाड़ी पे मेरा आपके अपने उंगली रखा और अभी मैं बिल्कुल ठीक हो गई। अभी मैंने उनका ट्रीटमेंट शुरू भी नहीं किया। कहने का तात्पर्य यह है, आयुर्वेद एक ऐसा विज्ञान है जिससे वैद्य जो है, वैद्य सिर्फ सामान्य वैद्य नहीं रहता, भगवान उसके जरिए काम करते हैं। भगवान उनके जरिए से उनकी बोली में एक शक्ति डालते हैं, उनकी उंगलियों में एक ऐसी ऊर्जा शक्ति पैदा करते हैं जिससे मरीज ठीक होने लगता है। ऐसे काफी अनुभव मैं कर चुका हूं। तो इसमें सबसे पहले चीज है कि आयुर्वेद को जो वैद्य हैं उनकी जो भोजन शैली है वो बिल्कुल ठीक होना चाहिए। शाकाहारी होना चाहिए। जैसे कि मेरा जो अभ्यास है, ये अभ्यास मेरा जीवन का एक भाग नहीं है। यह अभ्यास में मैंने अपने जीवन को बिठाया है। ये आयुर्वेद के अभ्यास में मैंने अपने जीवन को बिठाया है। यानी कि सुबह उठने के तुरंत बाद ध्यान करना और फिर मंत्र पाठ वगैरह सब करना और फिर मरीजों को देखना और शाम को फिर मंत्र पाठ वगैरह करना और रात को सोने से पहले ध्यान करना। यानी कि पुराने जमाने में ऐसा होता था कि हम स्पिरिचुअलिटी, यानी कि जो कुछ भी हमारा दिव्य चेतना है उसमें हम जिंदगी को बिठाते थे। आजकल आप कोई भी किसी भी आप मत को देख लीजिए, सब में यही है कि भगवान सबसे पहले है, उसके बाद हम हैं। आजकल के जमाने में क्या हो रहा है कि हम जिंदगी में स्पिरिचुअलिटी को बिठा रहे हैं, जिसकी वजह से यह हो रहा है कि 10 मिनट का मेडिटेशन चलता है, 15 मिनट का मेडिटेशन चलता है, उसके बाद चाय पानी का ख्याल आ जाता है। तो अगर आप नाड़ी परीक्षा सीखना चाहते हैं, अगर आप एक उत्तम वैद्य बनना चाहते हैं, तो इसमें आपका खान पान, रहन सहन, मंत्र पाठ, आप हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, वैद का कोई जात नहीं होता, लेकिन जिस भगवान को भी आप मानते हैं उस भगवान का ध्यान करना आवश्यक है, अति आवश्यक है। तो रहन सहन, खान पान और मंत्र पाठ करना अति आवश्यक है। इसी से आप एक उत्तम वैद्य बनेंगे। कई ऐसे मैंने वैद्य को देखा है जो मरीज को देखने के बाद जब वो समस्या का समाधान वो लिखते हैं, फिर एक ख्याल उनके दिमाग में उठता है
कि ये समस्या का समाधान उनके लिए है या मेरे लिए है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि वही समस्या मुझ में भी है। तो ये नाड़ी परीक्षा मैं आपको ये सिखाना चाहता हूं कि इसमें हम करते कैसे हैं। कई ऐसे तरीके आजकल हैं कि 3-4 तरीके हैं, और कई ऐसे लोग मेरे पास आए हैं सीखने के लिए, और कई लोग मुझसे कहते हैं कि मैं भी नाड़ी परीक्षा करता हूं। तो फिर मैं अपने कलाई को देकर बोलता हूं, भाई साहब आप नाड़ी देखिए। बहुत कठिनाई से, बहुत मुश्किल से ऐसे वैद्य लोग मिलते हैं जो सचमुच सही तौर पे नाड़ी परीक्षा करते हैं। कई ऐसे वैद्य को मैंने देखा है जो डिलीवरी के तौर पे सही डेट नाड़ी को देख के बताते हैं। ऐसे वैद्य को मैंने देखा है जो अपने नाड़ी को परख के बताएंगे कि वातावरण में मौसम कैसा है, लेकिन वो बहुत अनोखे हैं। नाड़ी परीक्षा करने के लिए सबसे पहले आपको कलाई पे उंगलियों को ऐसे रखना है, ऐसे रखना है, और बिल्कुल प्रेशर नहीं डालना है। अभ्यास आप कीजिए, ये एक साधना है। बिल्कुल प्रेशर नहीं लगाना है। मतलब मोर के पंख, अगर आपके घर में मोर के पंख हैं जिसके आगे के कोने कटे नहीं हैं, तो एक मोर एक पंख को अपने कलाई पे रखिए और देखिए इसमें कितना प्रेशर पड़ता है। बस रखना है, उतना ही प्रेशर डालना है। यानी कि प्रेशर अति कम होनी चाहिए, अतिहीन होनी चाहिए, क्योंकि इसी प्रेशर में आपको वात के गुण के लक्षण नजर आएंगे। अभी आप देखेंगे वात के 80 लक्षण हैं, वात रोग के 80 लक्षण हैं, और इसमें वात के गुण जो हैं, चल है, ये चल गति है, सूक्ष्म है, लघु है, खर है, रूक्ष है, ये सब नाड़ी में पता चलेगा। नाड़ी में देख पाएंगे कि जो आपकी धमनी है यानी कि आर्टरी है, उसमें रफनेस, खरता होगी। और आप अगर वात का प्रकोप है तो आप चल गति, रूक्ष गति, सूक्ष्म, ये सब आप पहचान पाएंगे नाड़ी में। और इसको पहचानने के लिए आपको एकदम हल्की सी, बिना प्रेशर के अपनी उंगलियों को नाड़ी पे रखना है, और रखे आप साधना कीजिए। आपको उंगलियों में ये नब्ज आपको फील होगी। साधना करने की जरूरत है। और ये करने के बाद फिर आप देखेंगे इसमें साम गति, निराम गति, और इसमें आवरण, कफ आवृत वात, पित्तावृत वात, कफावृत पित्त, पित्तावृत कफ, ये सब आपको नजर आने लगेंगे। और उसके हिसाब से आपको यह भी पता चलेगा कि इनमें क्या क्या दोष है। लेकिन ये साधना करनी चाहिए। साधना कैसी होती है, आपको मरीजों को देखना है। जितने वेरिएशंस आप देखते जाएंगे उतना आप सीखते जाएंगे। और इस आधुनिक समय में कैसे कई ऐसे चेंजेस आते हैं, बदलाव आते हैं शरीर में, जो पुराने जमाने में नहीं होते थे। जैसे कि बेरियाट्रिक सर्जरी, जहां पर पेट को हम 2 भाग करते हैं, तो उसका भी एक अलग सा लक्षण नाड़ी में उभरता है, जिसको अगर आप पहचानेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। तो मैं चेन्नई गया था, एक औरत आई थी, तो मैंने उनका नाड़ी परीक्षा कर रहा था। करते करते फिर मैंने पित्त की उंगली में मैं देख रहा हूं कि नाड़ी एक अदली बदल सी चल रही है, घड़ी के जैसे चल रही है, ऐसे पेंडुलम जैसे। ऐसे मैंने नाड़ी कभी नहीं देखी। तो मैंने उनसे पूछा कि आपके उधर में क्या हुआ है, आपके पेट में क्या हुआ है? तो उन्होंने कहा बेरियाट्रिक सर्जरी हुई है। तो ये नाड़ी ये जो नाड़ी था, ये नया जो नाड़ी मैंने परखा, इसको अपने दिमाग में रखा। और 6 महीने बाद मैं जब मुंबई गया था,
नाड़ी परीक्षा करने के लिए। वहां पर एक 65 साल के बुजुर्ग थे और उनका नाड़ी मैंने देखा तो वही घड़ी जैसे चल रही है पल्स। तो मैंने उनसे पूछा, भाई साहब क्या आपने बेरियाट्रिक सर्जरी कराई है? तो उन्होंने कहा जी हां। तो ऐसे नए लक्षण भी उभरते हैं नाड़ी में जो पहले नहीं थे। ऐसे, और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि व्याधि के उभरने के कई महीने पहले आपको नाड़ी में उसके लक्षण आपको उपलब्ध होगी, कई महीने पहले। मेरे पिताजी, तो मैं गया था कुरुक्षेत्र श्री कृष्णा आयुर्वेदिक कॉलेज में। मेरा वहां पर नाड़ी परीक्षा का वहां पर मेरा एक क्लास चलना था। तो मैं कुरुक्षेत्र पहुंच गया और वहां पर डॉक्टर किशन कुमार जाटिया के यहां ठहरा था। और फिर तब घर से फोन आया कि पापा बिल्कुल उनका तबीयत बिगड़ गई है और अस्पताल में दाखिल हुए हैं। तो मैं गया अस्पताल, एक एलोपैथी के अस्पताल में दाखिल हुए थे। तो मैंने उनसे पापा जी से कहा कि आयुर्वेद में उत्तम चिकित्सा है, क्या आप आयुर्वेद की चिकित्सा कराना चाहते हैं? तो उन्होंने कहा जी नहीं, मैं एलोपैथी को मानता हूं और उसी की चिकित्सा कराना चाहता हूं। तो मैंने कहा ठीक है, जैसी आपकी इच्छा, लेकिन हम नाड़ी परीक्षा रोज करना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा बिल्कुल कीजिए। तो हमने वो अस्पताल के चेयरमैन से परमिशन ली और फिर रोज सुबह 5 बजे पापा का नाड़ी देखना है। तो ऐसे देखते देखते रोज हम देखते थे कि नाड़ी कैसे चल रही है। तो एक बार हमने देखा कि हृदय पे कोई असर पड़ रहा है, गलत असर पड़ रहा है। हम देख रहे हैं कि कार्डियक मीटर वहां पर लगे हुए हैं, लेकिन कार्डियक मीटर बिल्कुल सही चल रहे हैं, लेकिन नाड़ी में पता चल रहा है कि हृदय पे कोई गलत असर पड़ रहा है किसी दवाई का। तो हमने वो डॉक्टर को बुलाया और उन्होंने कहा कि देखिए भाई साहब, हृदय में कोई असर पड़ रहा है। उन्होंने कहा कार्डियक मीटर है, ये देखो सब कुछ ठीक चल रहा है। हमने कहा नहीं, हम तो नाड़ी को मानते हैं। तो उन्होंने कहा ये देखो, ये साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं। हमने कहा बिल्कुल, लेकिन नतीजा ये निकला 48 घंटे के बाद ये मीटर ने दिखाया कि हृदय पे असर पड़ रहा है किसी दवाई का। और तब उन्होंने एक दवाई को बंद किया और उन्होंने फिर हमें फोन करके बताया कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे थे, हमारे मशीन ने आज पकड़ी। आपके जितने सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट्स हैं, नाड़ी परीक्षा उससे भी अधिक सेंसिटिव है, इससे भी अधिक सेंसिटिव है। आजकल आप देख रहे हैं ऐसे एक सिम्टम आ रहा है प्री डायबिटीज बोलते हैं और फिर इंसुलिन चढ़ाते हैं, डायबिटीज की गोली खाते हैं, लेकिन आप देखेंगे कि उनका फास्टिंग शुगर कम ही नहीं हो रहा। और फिर दवाई की अदली बदली करते हैं, लेकिन डायबिटीज की दवाई दे रहे हैं। जब आप नाड़ी को देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि इनके यकृत में, लिवर में सामवात, कफ आवृत वात साम गति में चल रही है। इसका वर्णन यह है, आपके अंग्रेजी में बताता हूं या हिंदी में बताता हूं। इसके वर्णन यह है कि लिवर आपका फैटी है, एनलार्ज्ड है। इसकी वजह से जो कुछ भी आप खा रहे हैं वो पाचन नहीं हो रहा है। आपके उदर में भी प्रॉब्लम होगा, आपके पेट में भी प्रॉब्लम होगा, आपके अंतरा में भी प्रॉब्लम होगा, लघु अंतरा में भी प्रॉब्लम होगा। यहां पर आपका पकवास, ये पाचक पित्त में प्रॉब्लम है, पाचक पित्त कमजोर है, जिसकी वजह से लिवर इज फैटी एंड एनलार्ज्ड। उसकी वजह से मरीज को खाने के तुरंत बाद मीठा खाने का मन करेगा। तो सबसे पहले फैटी लिवर सिंड्रोम आता है, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर सिंड्रोम, और उसके ये लक्षण आगे बढ़कर आपका फास्टिंग शुगर को बढ़ाता है। और कोई भी दवाई, यानी कि कोई भी डायबिटीज का दवाई देने के बावजूद ये मरीज का फास्टिंग शुगर पे कोई असर नहीं पड़ेगा।
इसका आप नाड़ी में देखेंगे तो इसमें आप देखेंगे संचय है मनस में, जहां पर इस मरीज सिर्फ नेगेटिव थॉट्स यानी कि सिर्फ बुरे सोच, कमजोर अपने आप को कमजोर करने की सोच मन में डाले होंगे, जिसके वजह से उनका लिवर कमजोर होता है। लेकिन एक दिन में नहीं होगा, ये कई महीनों के बाद ये होगा। तो ये नाड़ी परीक्षा जो है इतना असरदार है, कोई भी व्याधि का पहचानने के लिए और उसका पूर्व रूप पहचानने के लिए, उसका निदान करने के लिए, उसका संचय पहचानने के लिए। एक मरीज आए मेरे पास, बहुत साल पहले की बात है, करीब 10-11 साल पहले की बात है। बहुत सारे चीखें आ रहे थे। चीखों में भी आप पहचान पाएंगे कि जब कफ दोष है कैसे आते हैं और पित्त दोष है तो चीखें कैसी आती हैं। तो इनके पित्त दोष की चीख थे और कह रहे थे कि सुबह 50-60 बार मुझे चीखें आती हैं, तो मुझे इसके उपाय चाहिए। तो मैंने नाड़ी पे अपने उंगलियों का रखा। रखने के तुरंत बाद पता चला कि पक्वाशय में इतना उष्णता है, इसको शायद अल्सरेटिव कोलाइटिस है या कुछ और है। और यह पता चला कि इतना उष्णता है, मैंने उनसे कहा भाई साहब आप जाके अपने लार्ज इंटेस्टाइन को चेक कर लीजिए, क्योंकि मुझे शक हुआ कि इनको कोलोन कैंसर हुआ है। मैंने उनसे कहा भाई साहब आप जाके अपने लार्ज इंटेस्टाइन की चेकअप करा लीजिए, क्योंकि मुझे नहीं मालूम था कि क्या इनको पता है जो मैंने पता किया है, क्या इनको पता है कि इनको क्या समस्या है। तो फिर इन्होंने मेरे बात को नहीं मानी। बहुत दोस्तों सब मिलकर बहुत हंसे कि हम गए अपने नाक की परीक्षण कराने के लिए और उन्होंने दूसरी ओर परीक्षा कराने के लिए उन्होंने कराने का सलाह देके भेज दिया मुझे। तो बहुत सारे हंसे वो सब। लेकिन 3 महीने के बाद जब कंपनी का इनका मेडिकल चेकअप आया तो फिर वहां पर पता चला कि इनको वाकई कोलोन कैंसर हुआ है। तो मेरे पास आए दोबारा और उन्होंने कहा कि पहली बार मैं एक क्यूरियोसिटी के साथ आया और अभी मैं एक ट्रस्ट के साथ आ रहा हूं। और फिर मानसिक चिकित्सा बहुत तरीके से बहुत जोरदार की हमने। उन्होंने एलोपैथी की चिकित्सा भी कराई, जैसे कि रेडिएशन थेरेपी और उनका कोलोन का सर्जरी भी हुआ। होने के बाद आज 10 साल के बाद भी उनका कैंसर के सिम्टम्स बिल्कुल 0 हैं। कोई भी व्याधि का आप संचय कहां पर हो रहा है ये देखना चाहेंगे तो नाड़ी परीक्षा के अलावा आप इसको पहचान नहीं पाएंगे। आप कितने भी बहस कर लीजिए लेकिन पहचान नहीं पाएंगे। बेहतर यह होगा कि आप नाड़ी परीक्षा सीख लीजिए, क्योंकि जैसे कि बोलते हैं कि वैद्य नारायणो हरि ही, ये इसीलिए बोलते हैं क्योंकि पुराने जमाने में मरीज को वैद्य को कोई बात बताने की जरूरत नहीं थी। वैद्य अपने आप मरीज को बताता था कि आपको प्रॉब्लम क्या है और इसके लक्षण कहां से उभर रहे हैं, इसका संचय कहां पर हो रहा है। तेरह 14 साल पहले मैं ध्यान में बैठा था। ध्यान में मुझसे कहा गया जाने से पहले इसको दे के जाओ। तो एक ही चीज है देने का लायक, वो है नाड़ी परीक्षा। और उसके बाद मैंने अपने ध्यान में अपने अंतरात्मा से पूछा कि कहां है छात्र। और फिर मैं करनाल आया और करनाल में एक आयुष के डायरेक्टर थी, वो आई थी और उन्होंने देखा कि हम नाड़ी परीक्षा सिखा रहे हैं और फिर उन्होंने न्योता दिया
और फिर सरकार की ओर से 160 आयुर्वेद के वैद्य उन्होंने नाड़ी परीक्षा सीखा। उसका नतीजा इतना बढ़िया हुआ कि एक डॉक्टर प्रवीण कुमार, उन्होंने एक फीडबैक दिया कि एक मरीज आ रहा था उनके पास जिसका घुटनों में बहुत दर्द था। तो जब भी घुटनों के दर्द होते हैं तो फिर गुगलू दे देते हैं। तो इन्होंने भी गुगलू दे दी। जब उन्होंने गुगलू दिया तो मरीज ठीक नहीं हुआ। फिर थोड़े दिन बाद फिर आया अपने कॉपी को लेकर, डॉक्टर साहब दर्द समाधान नहीं हुआ, अभी भी वैसे ही है। तो फिर इन्होंने और गुगलू दी। करने इतना उन्होंने उपाय देने का इतना प्रयास किया डॉक्टर प्रवीण कुमार जी ने कि मरीज को कोई इसका हल नहीं मिला। फिर उसी दौरान उनका नाड़ी परीक्षा का ट्रेनिंग लग गया। तो आ गए चंडीगढ़, ये पंचकुला आ गए। पंचकुला में आयुष विभाग में ट्रेनिंग चल रहा था और आए, उन्होंने नाड़ी परीक्षा सीखा। सीखने के बाद फिर ये अपने आयुर्वेद की जो चिकित्सा केंद्र चले गए जो एक गांव में था। फिर उन्होंने, ये मरीज फिर आया अपने कॉपी को लेकर। इस बार उन्होंने नाड़ी देखा। देखने के बाद इनको पता चला कि अरे इसके घुटने के दर्द को पित्त के रोग के संबंधित है, तो इसके गुगलू देने से कहां से हल होगा। फिर उन्होंने पंचनिम चूर्ण का उपयोग किया और फिर जाके मरीज को राहत मिला। मुझे फोन करके बताया उन्होंने है कि नाड़ी परीक्षा सीखने का सचमुच एक असर पड़ा। मेरे आंखों में आंसू भर गए, इसीलिए क्योंकि हरियाणा के गांवों में इतने सारे आयुर्वेदिक डॉक्टर्स काम करते हैं और जब भी मरीज आता है तो वो बोलते हैं कि अगर पेट का समस्या है तो लिख देते हैं एब्डोमेन स्कैन। जब कोई घुटनों की समस्या आता है तो स्कैन लिख देते हैं। लेकिन मरीज के पास 20 रुपये नहीं है शहर आने के लिए, वो क्या स्कैन कराएगा। उसको पीजीआई तक आना है, वहां पर कितने दिन ठहरने हैं, उसका नंबर लगना है, कितना समस्या है। और जब ये डॉक्टर्स नाड़ी परीक्षा सीख के गए तो वहां पर जाके उनको इतना अच्छा समाधान मिला। एक और डॉक्टर थे जिन्होंने अच्छी तरह से पूरा नाड़ी परीक्षा का उन्होंने, जैसे मैं सिखाता हूं कि इसका कैसे डॉक्यूमेंट करना है, उन्होंने पूरा डॉक्यूमेंट करके लेके आए और उन्होंने कहा इस औरत को बच्चा नहीं हो रहा है। इनफर्टिलिटी है उन्होंने कहा। फिर मैं इनका डॉक्यूमेंट को देखा। देखने के बाद मैंने कहा अपान वायु तो बाहर की तरफ बह रहा है, जरूर इनका प्रेगनेंसी होगा, लेकिन अबॉर्शन कोई ये बच्चा ठहरेगा नहीं। उन्होंने कहा जी हां, इनका अबॉर्शन हो रहा है। मैंने कहा इनफर्टिलिटी नहीं है, ये इनफर्टिलिटी नहीं है। नाड़ी परीक्षा को देखकर आप यह भी बता सकते हैं कि इस मरीज को क्या लक्षण है। अगर 2 लोग नाड़ी परीक्षा सीखते हैं, एक मुंबई में है दूसरा कलकत्ता में है, दोनों अगर डॉक्यूमेंट करना सीख लेंगे तो मॉडर्न मेडिसिन की तरह ही एक डॉक्यूमेंट को पढ़कर दूसरा मरीज बता सकता है कि इसका समस्या क्या है। यही मेरा प्रयास है कि नाड़ी परीक्षा इतने वैद्य को सिखाऊं मैं कि जाने से पहले कि वैद्य लोग फिर से पुराने जमाने की तरह नाड़ी परीक्षा करें। क्योंकि आप देखेंगे आज के ज़माने में डॉक्टर लोग, मैं एलोपैथी डॉक्टर की बात कर रहा हूं, कि आजकल वो संप्राप्ति नहीं कर रहे हैं। दे आर नॉट कमिंग टू अ कंक्लूजन, सिर्फ सिम्टम को लेकर दवाई दे रहे हैं। ये 10 साल या 20 साल से यही कहानी चलती आ रही है। आजकल आयुर्वेदिक छात्र जो हैं BAMS पढ़ते हैं और फिर उनके इंटर्नशिप के लिए एक एलोपैथी के अस्पताल में चले जाते हैं और फिर जब बाहर निकलते हैं आयुर्वेद का ज्ञान तो भूल गए, एलोपैथी का ज्ञान अभी पूरा उभरा नहीं, तो ना इधर के ना उधर के। और BAMS डॉक्टर्स का स्वाभिमान जो है
उसका ढच्चा उड़ जाता है। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण यही चीज है कि वो नाड़ी परीक्षा सीखें और उस पर साधना करें। स्टेथोस्कोप और हाउस सर्जन कोड को लगाकर घूमने के बजाय अपने ज्ञान के भंडार को लेके घूमिए। किसी को आपको एडवर्टाइज करने की जरूरत नहीं है कि मैं नाड़ी परीक्षा करता हूं या मैं डॉक्टर हूं। एक मरीज ठीक होगा तो हजारों को लेके आएगा। मेरी कहानी यही है कि एडवर्टाइजमेंट बहुत कम और सिर्फ फीडबैक डाल रहे हैं। तो अभी नाड़ी परीक्षा हम सिखा रहे हैं। अभी लॉकडाउन के दौरान अभी नाड़ी परीक्षा के जो थ्योरी पार्ट हैं उसको हम सिखा रहे हैं ऑनलाइन। जो चाहे मेरा वेबसाइट है nadichikitsa.com, वहां पर जाइए हमारे वेबसाइट में। अगर आप नाड़ी परीक्षा सीखना चाहते हैं तो आप मुझे ईमेल भेजिए mahesh@nadichikitsa.com या info@nadichikitsa.com। इस दोनों ईमेल में कोई भी ईमेल में आप ईमेल भेज सकते हैं। सिर्फ ये लिख दीजिए कि आपको नाड़ी परीक्षा सीखना है। मेरे सीखने का तरीका ऐसा है कि अगर आप में से 10-15 लोग जुट जाएं तो आप जहां पर भी हैं मैं वहां पर आके सिखाऊंगा। ऐसे नहीं कि आपको बेंगलोर आना होगा। मैं लुधियाना में जाके सिखाया हूं, पंचकुला में जाके सिखाया हूं, हैदराबाद में जाके सिखाया हूं। तो जहां पर भी आप लोग उपस्थित होंगे, 10-15 इंटर्न्स या डॉक्टर्स, आप मुझे बुला लीजिए, हम आ जाएंगे। जाने से पहले मैं यही आपसे कहना चाहता हूं कि ये नाड़ी परीक्षा का अभ्यास मैं कर रहा हूं 17-19 साल से, और इसमें जो मैंने पाया है, डॉक्टरों के भी नाड़ी देखी है मैंने, एलोपैथी डॉक्टर्स के चौकन्ने हो गए, मतलब चौंक गए हैं कि नाड़ी में इतना कुछ बता सकता है कोई, इतना बता सकता है नाड़ी के बारे में, नाड़ी को देखकर, कि हमारे मानसिक स्थिति के बारे में, हमारे निद्रा के बारे में, और हमारे सोच विचार के बारे में, और हमारे अंगों के बारे में इतना कुछ बता सकते हैं कि उनको हैरानी हो जाती है। एक और अनुभव बताना चाहता हूं, इसके बाद मैं इस फेसबुक लाइव को मैं इसको खत्म करूंगा। टाइम मेरा हो गया है। नाड़ी परीक्षा में एक चीज है दूत नाड़ी, यानी कि आप यहां पर बैठे हैं और कोई और वैद्य एक मरीज को देख रहा है और आप यहां से उस मरीज पर ध्यान करके बता सकते हैं कि उस मरीज के मतलब आप उस वैद्य के साथ बारे में ध्यान करके बता सकते हैं कि उस मरीज में क्या हो रहा है। तो मैं इसके बारे में पढ़ा था लेकिन इसका कोई अनुभव नहीं था। तो जब ये नाड़ी परीक्षा शिविर मैंने लगाया ये पंचकुला में, और वहां पर एक योगेश कुमार एक डॉक्टर ने, उन्होंने नाड़ी परीक्षा सीखा और वहां पर उनके दवाखाने में बैठे थे और फिर एक मरीज की नाड़ी देखी उन्होंने और देखा कि सारा नाड़ी जो है बिल्कुल सही है, लेकिन ये मरीज के शरीर में दर्द है। फिर उन्होंने मुझे फोन किया, उन्होंने कहा डॉक्टर साहब ऐसा है कि इसका नाड़ी बिल्कुल ठीक है लेकिन इसके शरीर में दर्द है, मुझे मालूम नहीं है कि इसके शरीर में प्रॉब्लम क्या है, मैं इसका चार्ट भेजता हूं, आप कृपया देख के बताइए। मैंने कहा ठीक है। तो उन्होंने चार्ट भेज दी। मैं अपने आईपैड में अपने चार्ट को देख रहा हूं और देखते देखते ऐसा एक उसका विषय मेरे चेहरे पे छलांग मारा। मुझे पता चला कि इसके रियल एस्टेट में खूब घाटा हुआ है, इसी की वजह से इसके शरीर में दर्द है। तो मैं टाइप करके इनको बता दिया, ईमेल भेज दिया। फिर डॉक्टर ने फोन किया, उन्होंने कहा कि ये कहां से पता चल गया आपको, ये आयुर्वेद नहीं है, ये आपने हमें नहीं सिखाया। तो मैंने उनसे कहा भाई साहब, डॉक्टर साहब मैंने देखा नहीं, मुझे दिखा। और उन्होंने कहा कि मैं मरीज को नहीं बता सकता, मैं 2:30 बजे मरीज को बुलाता हूं, आप बता दीजिए। मैंने कहा ठीक है, सत्य तो सत्य है। फिर 2:30 बजे मरीज आए,
फिर ये डॉक्टर ने लाउड स्पीकर में लगाया फ़ोन को और उन्होंने कहा कि मरीज़ मेरे सामने बैठे हैं, आप बताइए। मैंने मरीज़ को बताया कि आपके रियल एस्टेट में खूब घाटा हुआ है, इसलिए आपके शरीर में दर्द है। तो उन्होंने कहा इनको कैसे मालूम हुआ? तो डॉक्टर ने मरीज से पूछा क्या ये सत्य है? उन्होंने कहा 1,00,000% सत्य है, लेकिन मैंने ये बात किसी को नहीं बताई, इनको कैसे पता चला? ये है नाड़ी परीक्षा का कमाल। समय के खत्म होने के कारण मैं इस सेशन को आगे नहीं बढ़ा सकता। मैं डॉक्टर आरिफ जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे बुलाया इस मंच पर, फेसबुक लाइव पर, नाड़ी परीक्षा के बारे में आपसे चर्चा करने के लिए। विश्व आयुर्वेदिक संगठन को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने आप मुझे काबिल समझा कि यहाँ पर मैं आके नाड़ी परीक्षा के बारे में बोलूं। आप में से कोई भी चाहे नाड़ी परीक्षा सीखने के लिए तो हमारी ईमेल एक भेज दीजिए। हमारा नंबर है 8448499329। मैसेज में आ जाएगा नंबर, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और अगर नाड़ी परीक्षा सीखना चाहते हैं तो हमसे संपर्क कीजिए। धन्यवाद।